आज इस सेशन में आपने जो फॉर्म भरकर भेजे हैं उनमें जो सवाल आपने पूछे हैं उनका जवाब दूंगा। अब जो ये सवाल है इसमें जैसे वीरेंद्र कुमार ने सवाल पूछा है कि हम आपको डिप्टी कलेक्टर क्यों बना दें। अब देखिए, डिप्टी कलेक्टर आप तो बनते नहीं हैं। डिप्टी कलेक्टर बेसिकली एक व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार में इसी बात की परख होती है कि आपका व्यक्तित्व वो वाला व्यक्तित्व है या नहीं जिसको डिप्टी कलेक्टर बनाया जाना चाहिए। इसका तो इंटरव्यू बोर्ड जब आपसे सवाल पूछता है कि हम आपको डिप्टी कलेक्टर क्यों बना दें, तो जानना चाहता है कि डिप्टी कलेक्टर के लिए जैसे व्यक्तित्व की हमको तलाश है, क्या आपका व्यक्तित्व वैसा है, और अगर वैसा है तो क्या आपके पास अपने उस व्यक्तित्व की दावेदारी के लिए कुछ तर्क या प्रमाण उपलब्ध है। अब इसका जवाब यही है कि अगर आप ये जानते हो कि डिप्टी कलेक्टर के व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होने चाहिए और फिर आप इंटरव्यू बोर्ड को बता सकें कि सर डिप्टी कलेक्टर एक ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसमें अमुक अमुक गुण होने चाहिए, मेरे व्यक्तित्व में इनमें से ये वाला गुण शामिल है, और जब मैं कह रहा हूं कि मेरे व्यक्तित्व में अमुक गुण शामिल है तो उसके लिए मेरा तर्क ये है। अब चूंकि डिप्टी कलेक्टर के व्यक्तित्व में अमुक गुण होने चाहिए और उन गुणों में से ये गुण मेरे अंदर शामिल है और उसके पक्ष में मेरे पास ये तर्क है, इसलिए जब वो गुण मेरे अंदर मौजूद है जिसकी आपको डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए या पीसीएस अधिकारी के पद के लिए तलाश है, तो आप मुझे डिप्टी कलेक्टर बना दीजिए। ये सवाल का जवाब हुआ। अब मैंने जो अमूर्त तरीके से सवाल का जवाब दिया उसको मान लीजिए मैं मूर्त तरीके से समझाऊं। एक डिप्टी कलेक्टर में या पीसीएस अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए। जब हम किसी को डिप्टी कलेक्टर बनाते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि आगे आने वाले जिन चुनौतियों का सामना वो करेगा, अपने कर्तव्यों के ठीक प्रकार से निर्वहन के लिए जिन जरूरी योग्यताओं और दक्षताओं का उसमें समावेशन होना चाहिए, उन्हीं का अगर हमको पता हो तो हम कह देंगे कि अमुक अमुक गुण अगर इसमें होंगे तो अच्छा डिप्टी कलेक्टर बनेगी। जैसे धैर्य, संयम, सत्यनिष्ठा, वंचित वर्गों के प्रति करुणा, ये सब कुछ गुण हैं जो एक आदर्श प्रशासक में होने चाहिए। निर्णय की क्षमता, प्रबंधन कौशल। अच्छा, आपको पता कहां से चलेगा कि ये सब गुण सिविल सेवक में होने चाहिए। आजकल इथिक्स का पेपर आने के बाद ये बड़ा आसान हो गया है। इथिक्स के पेपर में आपने जीएस पेपर 4 में देखा होगा, लिखा होता है सिविल सेवा के आधारभूत गुण, आधारभूत मूल्य, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। इसका मतलब वो जिन मूल्यों की बात सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों के तौर पर जीएस के 4 पेपर में करते हैं, वो गुण हैं जो किसी भी सिविल सेवक में होने चाहिए। अब जरा उस गुणों की सूची कभी देखिए, क्या लिखा उसमें। सत्यनिष्ठा, समानुभूति, इंपैथी, इंटीग्रिटी, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यही लिखा है। इसका मतलब ये सब गुण अगर किसी व्यक्ति में हो तो उसको डिप्टी कलेक्टर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रबंधन कौशल, जिजीविषा, संयम, धैर्य, वंचित वर्गों के प्रति करुणा, सत्यनिष्ठा, ये कुछ गुण हैं जो एक आदर्श सिविल सेवक में होने चाहिए। अब अगर आप ये प्रूव कर सकें कि आप में इनमें से कोई एक गुण है तो आप बता देंगे कि सर मेरे अंदर ये गुण है और इसकी पुष्टि इस तरीके से की जा सकती है, इसलिए मुझे आप डिप्टी कलेक्टर बना दीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक विवाहित स्त्री हैं। विवाहित स्त्री के तौर पर आप पति को, घरेलू जीवन को भी संभाल रही हैं, पीसीएस की तैयारी भी कर रही हैं और इतना सारा प्रबंधन करते हुए आप सिविल सेवा के इंटरव्यू तक भी पहुंच गई। तो आपका तर्क होना चाहिए कि सर मुझे आप इसलिए डिप्टी कलेक्टर या पीसीएस अधिकारी बना दीजिए
क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर में, पीसीएस अधिकारी में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का समाधान, उनके प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले उसके अपने कर्तव्यों के निर्वहन में इन्हीं गुणों की परख होती है। अब ये गुण मुझमें ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि मैं अलग अलग तरह के 2 जीवनों को बहुत दिनों से संभाल रही हूं। घरेलू जीवन को संभाल रही हूं जहां भावनात्मक जरूरतों की मांग होती है, और साथ में सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूं जहां मेरे बौद्धिक पक्ष की परख होती है। और इन दोनों में मैं खरी उतरी। बौद्धिक जीवन में इसलिए खरी उतरी, उस परीक्षा में इसलिए खरी उतरी कि आपके सामने बैठी हूं, इसका मतलब मेरी बौद्धिक क्षमता है। प्रतिस्पर्धा करके यहां तक पहुंची, इसका मतलब मुझमें संघर्ष करने का मादा है। और घरेलू जीवन को मैंने संभाला, इसका मतलब भावनात्मक प्रबंधन का भी मुझमें मादा है। इन विभिन्न प्रकार के जीवनों का प्रबंधन कौशल होने के कारण मुझे आप पीसीएस अधिकारी या एसडीएम बना दीजिए, क्योंकि पीसीएस अधिकारी में अंततः इसी प्रकार के प्रबंधन कौशल की जरूरत होती है। अब अगर मान लीजिए आप सामान्य स्त्री हैं, विवाहित नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर, एक स्त्री होने के नाते हमारे अंदर ज्यादा धैर्य, ज्यादा संघर्ष करने का मादा स्त्री की पहचान के नाते होता है। जब हम सिविल सेवा की तैयारी करने आते हैं तो एक प्रतिस्पर्धा तो हमारी तमाम प्रतिभागियों से हो रही, जिनमें पुरुष भी हैं, जिनमें और लोग हैं, साथ साथ हमारा मुकाबला उस समाज से भी है जो प्राय पितृसत्तात्मक रहा है। हमारे लिए समय सीमा निर्धारित है। पुरुष के लिए कहा जाता है कि नौकरी मिल जाएगी तब विवाह होगा, हमारे लिए कहा जाता है कि 28-30 साल के बाद विवाह कर लो, फिर तैयारी करते रहना। स्त्रियां वंचित हैं, वंचित वर्गों को ज्यादा अवसर मिलने चाहिए, उल्टा स्त्रियों के वंचित होने के बाद उनके अवसर, बावजूद उनके अवसर कम है। पुरुष को 34 साल 35 साल तक प्रायः तैयारी करने का अवसर मिलता है, और 34-35 साल के बाद पुरुष विवाह करता है। स्त्री के लिए 28-30 साल की सीमा रेखा है, 31 साल की। कहते हैं कि इसके बाद अगर शादी नहीं हुई तो ब्याह करना मुश्किल हो जाएगा। सर, इसका मतलब है कि एक स्त्री होने के नाते मैंने समाज से भी संघर्ष किया है, परिवार में भी संघर्ष किया है। असफलता होने पर जो शादी की तलवार लटक रही थी उसको भी झेला है। इसका मेरे अंदर संयम ज्यादा है, धैर्य ज्यादा है, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों को उनका सामना करने की क्षमता ज्यादा है, और साथ में मेरी बौद्धिक क्षमता बेहतर है, तभी मैं प्रतिस्पर्धा में यहां तक पहुंची हूं। तो एक वर्ग है सर, पुरुष वर्ग, जिसके साथ समाज खड़ा होता है, और जब तक नौकरी में सफल ना हो जाए तब तक कहता तुम तैयारी करो। और दूसरा वर्ग स्त्री का है, जिसको प्राय समाज की धारा के प्रतिकूल जाकर तैयारी करनी पड़ती है। समाज एक समय तक आपका साथ देता, उस समय के बाद समाज, रिश्तेदार, नातेदार ये कहना शुरू कर देते कि अब इसका ब्याह कर दो। तो सर, मैं मानती हूं कि स्त्री की पहचान के साथ इतनी प्रतिकूल विषम परिस्थितियों को साधते हुए धैर्य, संयम, जिजीविषा, इन सब गुणों का मैंने प्रदर्शन किया है, और एक सिविल सेवक में ये गुण होने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पद के लिए मेरी दावेदारी मजबूत है। बौद्धिक क्षमता मेरी है, तभी मैं इंटरव्यू तक पहुंची, और प्रबंधन, जिजीविषा, संघर्ष करने की क्षमता स्त्री होने के नाते मुझमें है। इसलिए मेरा चयन इस सेवा में हो जाना चाहिए। आप ग्रामीण परिवेश से आए पुरुष हैं, आप इसका जवाब अलग तरीके से देंगे। आप कहेंगे सर, इस परीक्षा में मैं जब शामिल हुआ तो मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। जब हम गांव से आए पढ़ाई करके किसी प्राइमरी स्कूल से और किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो पाया कि वहां बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों का समूह है जो शहरों में ही पढ़े हैं, जिनकी तकनीक की समझ, जिनकी भाषा पर पकड़, जिनकी लेखन शैली, उनके बेहतर स्कूलिंग के कारण हमसे अच्छी है। उनको कंपटीशन की अवेयरनेस ज्यादा रही है, इसलिए
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या सिविल सेवा की तैयारी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पहले शुरू कर दी। पारिवारिक पृष्ठभूमि में उसकी जानकारी होने के नाते उनकी जनरल अवेयरनेस हमसे ज्यादा है। सर, इसके बावजूद, अपनी इस पृष्ठभूमि से, पिछड़ेपन से आने के बावजूद मैंने उस खाई को भी पाटा और उसमें लगे समय से घबराया नहीं, और आज उन शहरी विद्यार्थियों, कॉन्वेंट में पढ़े हुए विद्यार्थियों, ज्यादा बेहतर परिवेश से आए विद्यार्थियों, ज्यादा बेहतर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए विद्यार्थियों के साथ मुकाबला करके यहां पे खड़ा हूं। इसका मतलब मुझमें हिम्मत है, मैं करेजियस हूं। अंग्रेजी में एक गुण होता है फॉर्टिट्यूड, जिसको कहते हैं भय का अभाव। तो भयभीत नहीं हुआ सर, और एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी वही होता है इसमें भय ना हो। तो जब मैंने परीक्षा की तैयारी शुरू की होगी तो बड़ी आसानी से ऐसे समूह को देखकर, जो मुझसे तत्कालीन समय में आगे था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, स्वाभाविक तौर पर मुझे घबराहट पैदा होनी चाहिए। तो उस घबराहट से हो सकता है मैं सिविल सेवा में जाने का विचार ही त्याग देता। तो बहुत लोग मुझसे आगे हैं, मुझसे ज्यादा क्षमतावान है, मैं इस कंपटीशन में नहीं टिकूंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है सर कि मेरे व्यक्तित्व में साहस का गुण है, और मानता हूं एक सिविल सेवक में सबसे महत्वपूर्ण गुण साहस है। क्योंकि जब सिविल सेवक नौकरी करता है उस पर तमाम तरह के दबाव आते हैं, तमाम तरह के अनैतिक प्रेशर होंगे। उन सबका सामना करने के लिए इस तरह के साहस की जरूरत पड़ती है जहां भय का अभाव हो। आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं। तो आप अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से गुण तलाशिए और उस गुण को जस्टिफाई कर दीजिए कि ये गुण मेरे अंदर है, और दिखा दीजिए कि ये गुण सिविल सेवा के लिए जरूरी गुण है। इससे इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपको एसडीएम क्यों बना दिया जाएगा। तो अगर आपको वो समझाने के इतर जाकर मैं इस बात का जवाब दूं, समझाने में उत्तर लंबा हुआ, अगर मुझे उत्तर का जवाब, मतलब इस प्रश्न का उत्तर देना होता, मैं सीधे इंटरव्यू बोर्ड को यही कहता कि सर आप एक आदर्श व्यक्तित्व की तलाश कर रहे हैं इस परीक्षा के माध्यम से, जो व्यक्तित्व एक आदर्श एसडीएम या पीसीएस अधिकारी के व्यक्तित्व से मैच करना चाहिए। मैं मानता हूं सर कि एक आदर्श सिविल सेवक में साहस, संयम, धैर्य, जिजीविषा, समानुभूति, सत्यनिष्ठा जैसे जिन गुणों का होना जरूरी है, उनमें से अमुक गुण मेरे अंदर मौजूद है, और ये गुण मेरे अंदर मौजूद है सर, इसके लिए मेरे पास ये तर्क है, इस कारण आप मुझे इस पद के लिए चुन लीजिए। अब मान लीजिए आप ऐसा उत्तर देते हैं तो कम से कम उसको ये तो पता चल गया एग्जामिनर को कि गुण आप में हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी ज्यादा है कि आप इस तरह का तर्क बना पाए, कि आप समझ पाए कि आप व्यक्तित्व परीक्षण में बैठे हैं। व्यक्तित्व परीक्षण में आपके व्यक्तित्व के गुणों की जांच हो रही है, और जब आपसे पूछा गया कि आपको सिविल सेवक क्यों बना दिया जाए, तो आपने उसी व्यक्तित्व परीक्षण के मांग के अनुरूप किसी गुण का हवाला देकर यह कहा कि मेरे अंदर ये गुण है जो एक एसडीएम के व्यक्तित्व में होना चाहिए, इसलिए मुझे आप पीसीएस अधिकारी या एसडीएम बना दीजिए। तो पता चला कि आप में इस तरह के सैद्धांतिक सवालों की समझ है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए होंगे, मेडिकल बैकग्राउंड से आए होंगे, तो इसका जवाब दूसरी तरीके से देंगे। आप में जोखिम लेने की क्षमता है। आप चाहते तो बड़ी आसानी से 10 लाख 12 लाख का पैकेज लेके या कहीं क्लिनिक खोल के तत्काल कमाई शुरू कर देते। आप जानते हैं कि आप 4 साल 5 साल सिविल सेवा की तैयारी करेंगे तो 5 साल बाद आपके इंजीनियरिंग की डिग्री के आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको तत्काल नौकरी मिल सकती थी, फिर भी आपने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी तत्काल मिलने वाली नौकरी को छोड़ा और सिविल सेवा की तैयारी करना शुरू किया। इसका मतलब आपने जोखिम लिया। यहां भी साबित कर होता है इससे कि आप में साहस है, जोखिम लेने की क्षमता है। तो आप ये कह सकेंगे कि ये गुण सर एक सिविल सेवक में होना चाहिए। जहां क्रिटिकल मामलों में जब डिसीजन मेकिंग की बात आए तो वो बिना डरे निर्णय ले सके। आप दुविधा में थे कि इंजीनियरिंग वाले नौकरी में जाए 10 लाख के पैकेज को ले लें, 15 लाख के पैकेज के ले लें, या सिविल सेवा की तैयारी करें जहां निश्चितता है। यहां आप घबराए नहीं, यहां आपने एक निर्णय लिया और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से मिलने वाले पैकेज को तत्काल समय के लिए छोड़ दिया।
इससे आप साबित कर सकेंगे कि आप में साहस है, निर्णय की क्षमता है, ये सिविल सेवा में जाने के लिए जरूरी है। आपकी उम्र ज्यादा हो तो जिजीविसा, धैर्य, इन सब गुणों की बात कीजिएगा कि सर मेरी उम्र ज्यादा हो गई, 34, 35, 38 साल का हूं, फिर भी इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, 25, 28, 30 साल तक समाज ने साथ दिया, 30, 32 साल तक माँ बाप ने साथ दिया, उसके बाद लगभग सबने हाथ खड़े कर दिए, कब तक पढ़ोगे, फिर भी मैं सर डटा हुआ हूं। अपने से 2 पीढ़ी, 2 जनरेशन यंगर स्टूडेंट्स के साथ इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, सफल हो रहा हूं सर। इसका मतलब है कि मेरे अंदर जिजीविसा है सर, धैर्य है, और मुझे लगता है सिविल सेवक में ये गुण होने चाहिए। इसलिए मुझे आप एसडीएम बना दीजिए या इसके लिए चुन लीजिए, मैं एक अच्छा एसडीएम साबित होऊंगा। दूसरा सवाल था, इतने दिनों से बेरोजगार हो, आप घर वालों पर बोझ हो। वीरेंद्र कुमार का सवाल है, इसका जवाब कैसे देंगे। अब देखिए, इतने दिनों से बेरोजगार और घर वालों पर बोझ हो, 2 सवाल है। इतने दिनों से बेरोजगार क्यों, और दूसरा घर वालों पर बोझ हो। इसका जवाब भी सैद्धांतिक तरीके से आप कैसे दे सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। 2 तरह के आक्षेप होते हैं। जब मुझे कहा जाता है कि तुमने फला काम किया और तुम इसके लिए दोषी हो, जैसे कहा जाता है तुम बेरोजगार हो, तुम इसके लिए दोषी हो। जब भी हमारे ऊपर कोई आक्षेप किया जाता है तो आक्षेप हमारे ऊपर तभी लागू होता है जब हमारे पास और विकल्प रहे हो, और हमने और विकल्प रहने के बावजूद वो काम किया जो गलत है, तब हम उत्तरदायी माने जाते हैं। और जब उत्तरदायी माने जाते हैं तब हमारे ऊपर कोई आक्षेप लगाया जा सकता है। इसका मतलब मान लीजिए बेरोजगारी का कारण आप खुद हो, अपनी मर्जी से आप बेरोजगार हो, आपके पास रोजगार के 10 विकल्प रहे हो, तब भी आप बेरोजगार हो, तब तो आप दोषी हुए। लेकिन अगर बेरोजगारी आपकी संस्थागत कारणों से है, बेरोजगारी का कारण पूरी तरह से आप नहीं है, तो इस आक्षेप का आप पर लागू होना नैतिक दृष्टि से सही नहीं है। आपको जस्टिफाई करना है। कैसे जस्टिफाई करना है, क्या बताएंगे आप कहेंगे कि सर मैंने 12th तक की पढ़ाई गांव से की, जहां परिवार में अगल बगल पास पड़ोस में कोई कैरियर गाइडेंस देने वाला नहीं था कि 12वीं क्लास के बाद आप होटल मैनेजमेंट में चले जाओ, एविएशन सेक्टर में चले जाओ, 12वीं के बाद निकलने वाली नौकरियों में अप्लाई कर दो। जानकारी नहीं थी। 12वीं पास करके जब शहर आया, 2-3 साल शहरी जीवन से अनुकूलन करने में लगा, एक्लिमेटाइजेशन में लगा, तब कैरियर विकल्प पता चलने शुरू हुए। और तब तक बीए की मानविकी की पढ़ाई शुरू कर चुका था। और एक बार बीए कर लेने के बाद ये पता चला कि इस पढ़ाई से जिसको मैंने किया है, इससे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि बीए या जो मैंने पढ़ाई की यूनिवर्सिटी की डिग्री जो ली है, वो कोई कौशल नहीं सिखाती, वो कौशल सिखाने वाली शिक्षा नहीं है। इंजीनियरिंग की तरह, मेडिकल की तरह वो ज्यादा से ज्यादा अर्हता पैदा करती है, एलिजिबिलिटी बनाती है। आप बीए कर चुके तो आप एलिजिबल हो गए कुछ परीक्षाओं में बैठने के लिए। कौन सी परीक्षाओं में? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। आप और पढ़ाई कीजिए, एमए कर लीजिए, एमफिल कीजिए, पीएचडी कीजिए, तो आपका कुछ और नौकरियों के लिए अर्हता बन जाएगी। इसका मतलब जो मानविकी की सारी विश्वविद्यालय शिक्षा की पढ़ाई है वो रोजगार नहीं देती, उसका सीधे रोजगार से संबंध नहीं है, वो बाजार से लिंक नहीं है, वो राज्य सेवाओं के लिए और कई बार उससे कुछ इतर सेवाओं के लिए बहुत सीमित क्षेत्र में तैयार करती है। तो आप कहेंगे कि सर मेरी बेरोजगारी के पीछे कुछ भूमिका मेरी हो सकती है, लेकिन ज्यादा भूमिका इस बात की है कि हमारे विश्वविद्यालय सिस्टम में जो मानविकी के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके सब के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है कि जब हम मानविकी की पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तभी यह तय हो जाता है कि हमारे विकल्प बहुत सीमित हैं। और वो मानविकी की पढ़ाई हमने जानबूझकर नहीं की। हमारे पास तमाम और छोटे मोटे डिप्लोमा करके नौकरी जुटाने का जो जरिया हो सकता है, उसकी हमको जानकारी ही नहीं होती प्राय।
तो जानकारी के अभाव में जब हम एक परीक्षा पढ़ाई शुरू करते हैं और उस पढ़ाई करने के बाद हम सिर्फ अर्हता हासिल करते हैं, बीए करने के बाद अर्ह हो गए, हम एलिजिबल हो गए कि अब अमुक अमुक नौकरी में बैठ सकते हैं, तब सर कंपटीशन है। और उस कंपटीशन में हमारी बेरोजगारी बनी रहेगी या दूर होगी, इसका निर्धारण अकेले मैं नहीं करता। कोई व्यक्ति सर नहीं चाहता कि बेरोजगार लंबे समय तक बना रहे, लेकिन किसी प्रतिस्पर्धा में जब उससे ज्यादा योग्य लोग शामिल हो रहे होते हैं तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, उस प्रतिस्पर्धा में अपनी क्षमता और बढ़ाए ईमानदारी से, और प्रतिस्पर्धा में सफल होकर अपने लिए रोजगार अर्जित करे। सर मैं उसी प्रयास में लगा हुआ, तो मैंने अपने बेरोजगारी का कारण तय नहीं किया सर। इसका कारण हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा है, जिसमें रोजगार सीधे नहीं मिलता। विश्वविद्यालय शिक्षा किसी कौशल से जुड़ी हुई नहीं, स्किल से जुड़ी हुई नहीं। जैसे मेडिसिन है, जैसे आईटीआई का फिटर है, कोई इलेक्ट्रिक मैकेनिक है, जो स्किल सीखता है और उस स्किल को सीखने के बाद अगले दिन से उस स्किल का प्रयोग करके रुपया कमाना या अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है। हमारी पढ़ाई स्वरोजगार के लिए, हमारी पढ़ाई स्किल बेस्ड सर नहीं है। इसलिए जो विकल्प मेरे पास था उसी विकल्प के आधार पर मैं लगातार अपनी क्षमता पर प्रयास कर रहा हूं, और आज जिन सेवाओं के लिए मैं एलिजिबल बना था उनमें इंटरव्यू में आपके सामने बैठा हूं। आप चाहे तो सर मेरी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। आप मेरी परीक्षा लीजिए और मैंने जो क्षमता अर्जित की है, अगर उस क्षमता से आप संतुष्ट हो तो मेरी बेरोजगारी सर समाप्त हो जाएगी। अब इस उत्तर को कैसे देंगे, मैंने समझाया। उत्तर को आप ऐसे ही देंगे कि सर मैंने मानविकी के विषय की पढ़ाई का निर्धारण किया, निर्णय लिया। उसका निर्णय कई कारणों से सर लिया। कुछ जानकारी का अभाव था कि कुछ और नौकरियां हो सकती हैं जिनका 12वीं के बाद मुझे ज्ञान नहीं रहा। इंजीनियरिंग मेडिकल में मेरा हुआ नहीं, जिनके बारे में जानकारी थी। तब मैंने जब जिस यूनिवर्सिटी सिस्टम को चुना अपनी पढ़ाई के लिए, उस यूनिवर्सिटी सिस्टम से सर जो नौकरी जुड़ी हुई है वो वही प्रतियोगी परीक्षाओं की नौकरी है जिसमें मैं आज आपके सामने पहुंचा हूं। तो अगर मुझे उत्तर देना होगा कि आप बेरोजगार हैं, तो उसका जवाब जो मैंने बताया आपको, उसका जवाब संक्षिप्त में देंगे आप। मैं आपको अवधारणा सिखा रहा हूं। अगले 5 दिन में, 6 दिन में इन अवधारणाओं के आधार पर इनसे अपना जवाब निकाल लीजिए और 30-40 सेकंड का एक जवाब बनाइए, उसको डायरी में लिखिए और फिर शीशे के सामने बैठ के, मिरर के सामने बैठ के बोलिए। क्या आप संतुष्ट हो जाए कि अब जवाब परफेक्ट आने लगा, तब वो जवाब सवाल पूछा जाए तो दीजिएगा। जैसे सवाल पूछ लिया जाए कि आप बेरोजगार अब तक है, तो आप यही बताएंगे कि सर मैं बेरोजगार अब तक जरूर हूं, लेकिन मैं अपनी बेरोजगारी की वजह नहीं हूं। और जैसे सर जिस चीज की वजह मैं नहीं हूं स्वयं, उसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं हो सकी। मैंने विश्वविद्यालय शिक्षा का अपने कैरियर के विकल्प के तौर पर चयन किया, और विश्वविद्यालय शिक्षा का जब हम चयन करते हैं, मेरे जैसे सर हजारों लाखों विद्यार्थी, तब उनके पास या तो उच्च शिक्षा में रोजगार के अवसर होते हैं या सरकारी राज्य सेवाओं में जाने के अवसर होते हैं। सर इनमें से उच्च शिक्षा में जाने के लिए बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी करना होता है, जिसमें समय लगता है 10-12 वर्ष का। उस प्रक्रिया से मैं गुजर रहा हूं। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन देना होता है। इसलिए जो 10-12 वर्ष की मेरी बेरोजगारी है, इसका स्केल ही ऐसा, इसका स्पैन ही ऐसा है कि अगर हम उच्च शिक्षा में जाना चाहेंगे तो बेरोजगारी उसके साथ जुड़ी हुई। क्योंकि जब तक आप पीएचडी नहीं करेंगे, 5-4 वर्ष की पीएचडी, 2 वर्ष का एमए, 3 वर्ष का बीए, सर ये मिलाकर ही 10-11 वर्ष होते हैं। तो शिक्षा में, अगर हम उच्च शिक्षा में अगर हम जाना चाहते हैं तो 10-11 वर्ष की तैयारी जरूरी है सर। फिर कंपटीशन होगा उसके साथ, यानी 11-12 वर्ष एक व्यक्ति को लगेंगे। सर उसके पहले अगर हम फिलॉसफी, इतिहास, समाजशास्त्र पढ़कर उच्च शिक्षा के अलावा बेरोजगारी अपनी दूर करना चाहते हैं, तो दूसरा विकल्प सर हमारे पास राज्य सेवाएं हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा होती है। क्योंकि ये पढ़ाई सर हमको सिर्फ एलिजिबल बनाती है राज्य सेवाओं में जाने के लिए, हमको नौकरी नहीं देती। तो सर मैं अपनी क्षमता भर इस शिक्षा को लेने के बाद राज्य सेवाओं में जाने के लिए प्रयास कर रहा हूं।
लेकिन सर कंपटीशन में मैं अपनी सफलता स्वयं तय नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी क्षमता बढ़ा सकता हूं। उसका प्रयास मैं सर कर रहा हूं, इसलिए बेरोजगारी का कारण यहां भी मैं स्वयं नहीं हूं सर। यही आप ये कह सकते हैं कि सर मेरी जो शिक्षा का नेचर है वो कौशल वाली शिक्षा नहीं है, स्किल वाली नहीं, जिसमें हम तुरंत कोई कौशल सीखकर और कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं। ये जिस किस्म की शिक्षा, इसका डोमेन बड़ा लिमिटेड है। इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि सर मैं बेरोजगार तो जरूर हूं, लेकिन उसका कारण मैं पूरी तरह नहीं हूं। मेरे जैसे हजारों लाखों विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय शिक्षा में ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई, मानविकी की पढ़ाई, कला की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबके साथ ये बात लागू होती है। अब सवाल है परिवार पर बोझ हो, इसके दो तरह के उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर वो हो सकता है इसमें आप कहें कि परिवार पर बोझ है और वो बोझ इसलिए है क्योंकि आज बोझ रहेंगे तो कल उस बोझ को खत्म कर सकें। कहेंगे विश्वास है हमको कि सिविल सेवा की हम तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए, इसका मतलब लगातार हमारी क्षमता बढ़ रही है, तो परिवार ने मेरे ऊपर निवेश किया शिक्षा पर, और उस निवेश के बदले जब मैं सफल हो जाऊंगा तो अपने परिवार को दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करूंगा। इसलिए ये बिल्कुल वैसा मामला है जैसे एक माता पिता एक बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको सक्षम बनाते हैं और सक्षम बनने के बाद वो बुढ़ापे माता पिता का सहारा बनता है। वैसे बच्चा अपने परिवार पर डिपेंडेंट होता है, वैसे मैं डिपेंडेंट हूं सर। वो डिपेंडेंसी इसलिए है जिससे मैं एक दिन जब मेरे माता पिता मुझ पर डिपेंडेंट बने तब उनके लिए सहारा बन सकूं। दूसरा आप तरीका ये बता सकते हैं कि सर मैं थोड़ा झूठ बोलना चाहें तो इस तरह की बात कह सकते हैं, हालांकि बहुत ये एडवाइजेबल तो नहीं, फिर भी आप इंटरव्यू देने के लिए अगर सफल होना चाहते हैं इन प्रकार के जवाब दे सकते हैं कि सर मैंने BA MA की पढ़ाई करने के बाद फिर ये समझ लिया कि कंपटीशन देना होगा, लंबी यात्रा है, सफलता सुनिश्चित नहीं है पूरी तरह, इसलिए मैं अपने गांव लौट आया, शहर में जहां मेरा घर है वहां लौट आया और अपने पिता का खेती बाड़ी व्यवसाय में हाथ बटाता हूं, 4 घंटे 5 घंटे उनके साथ काम करता हूं, अर्न करता हूं और साथ में सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहा हूं। तो सर मैं परिवार पर बोझ नहीं हूं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम माता पिता के व्यवसाय में या किसी और व्यवसाय में, फिर आप ट्यूशन पढ़ाना कुछ और बता सकते हैं, ये काम कर रहा हूं और इसके साथ तैयारी कर रहा हूं। शुरुआत में मैंने 5-6 साल जरूर माता पिता से सहयोग लिया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे समझ में आ गया कि यात्रा लंबी है, तो मैंने अपने खर्च भर का इंतजाम कर लिया। लेकिन जब आप ऐसा बताएंगे और बताएंगे खेती कर रहे हैं, तो फिर आपको जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस जिले में क्या फसल होती है, उस जिले में लगने वाले जो फसल है उनमें कौन से प्रमुख रोग हैं, कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, कौन कौन सी वेरायटी से आप कहते हैं गेहूं लगाते हैं सर, तो गेहूं में कौन कौन सी वेरायटी, उसका पर बीघे कितना उत्पादन है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, सब आपको पता होना चाहिए। फिर क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम घर जाके गेहूं खेती करवा रहे थे चावल की, आलू बो रहे थे, आपको यही नहीं पता कि आलू में रोग कौन कौन सा लगता है और रोग लगता है दवा कौन सी छिड़की जाती है, तब बात नहीं बनेगी। व्यवसाय में आप कहेंगे व्यवसाय कर GST देते ही नहीं देते, व्यवसाय कर रहे हैं, रसीद कैसे कटती, कौन कौन से टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन कहां कहां होता है आपके व्यवसाय का, ये सब पता होना चाहिए। फिर आप तब जब आप ये बताएंगे कि हम अपने व्यवसाय में पिताजी का हाथ बटा रहे थे, खेती करवा रहे थे, तब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। तो आप बेरोजगार क्यों हैं और परिवार पर बोझ है, इसका आप 2 तरीके से जवाब दे सकते हैं। बोझ नहीं, डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट जो है वो दीर्घ काल में इसीलिए है क्योंकि ज्यादा बेहतर क्षमता अर्जित करके, ज्यादा बेहतर अपने लिए कैरियर चुन के आप माता पिता जब आपकी ओर देखें आर्थिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो आप तैयार हो। इसी सवाल का जवाब कि आप बेरोजगार क्यों हैं, इतने लंबे समय तक अब तक कुछ क्यों नहीं किया, इसका ये जवाब भी आप दे सकते हैं कि सर
मैंने 2 कैरियर ऑप्शन चूज किए, एक सिविल सेवा और एक उच्च शिक्षा। मैं मानता हूं कि सिविल सेवा देते हुए मैं उच्च शिक्षा के लिए वो सारी जरूरी योग्यताएं अर्जित करूंगा जिनसे उच्च शिक्षा में जाने के लिए मेरी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाए। अब चूंकि सर उच्च शिक्षा में अगर मैं अपनी ठीक तरीके से दावेदारी रखना चाहता हूं किसी कॉलेज में जाने के लिए या किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल, फिर पीएचडी, फिर कुछ पेपर का पब्लिकेशन, नेट जेआरएफ, इतनी चीजें कम से कम सर चाहिए। और उनको जुटाने के लिए सर 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पीजी, अगर एमफिल है तो 1.5-2 साल का एमफिल, और फिर 4 साल 5 साल का पीएचडी। ये सर न्यूनतम 12-13 साल का साइकिल बनता है। और ये कर लेने के बाद फिर जब उच्च सेवा में जो पद आते हैं उनके लिए मेरी दावेदारी मजबूत होती है, तब मुझे नौकरी मिल लेने में अतिरिक्त 1-2 साल का समय लगेगा। तो सर ये जो मैंने एक कैरियर चुना उसमें सिविल सेवा अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा है, जिसमें कंपटीशन के स्तर के बहुत उच्च होने के कारण लगातार क्षमता बढ़ाने के अपने प्रयास में मेरी बेरोजगारी लंबी हुई। तो उच्च शिक्षा में उसका स्वरूप ऐसा है कि उसमें बेरोजगारी प्रायः 12 से 14 साल बनी रहती है, क्योंकि 13-14 साल बाद आप एक वो जरूरी योग्यताएं अर्जित कर चुके होते हैं जिनकी उच्च शिक्षा में जाने के लिए मांग होती है। इसलिए सर मेरी बेरोजगारी लंबी रही। लेकिन एक बार बेरोजगारी ये लंबी रहती जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ इतनी लंबी बेरोजगारी के बाद जो हम क्षमताएं अर्जित करते हैं उनसे सफलता काफी आसान भी हो जाती है। तो सर मैं आसान्वित हूं कि अब मेरी सफलता की संभावनाओं का दौर शुरू होने जा रहा है। ये बात आप कह सकते हैं, इससे भी आप बेरोजगार और बोझ वाला जवाब दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्चुअल उत्तर तैयार कीजिए जिसमें बेरोजगारी और परिवार पर बोझ होने का पूरा दायित्व आप पर ना आए। कुछ परिवेश पर आए, कुछ समाज पर आए, कुछ जानकारी के अभाव पर आए। 4-5 पॉइंट है इस उत्तर में जो मैंने बनाए। जानकारी का अभाव था, इसलिए बहुत सारे कैरियर के बारे में पता ही नहीं था। फिर जो पढ़ाई कर ली उस पढ़ाई में कैरियर ऑप्शन सीमित हो गए, इसके कारण हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। सामाजिक परिवेश का हवाला दीजिए कि सामाजिक परिवेश ऐसा है कि उस परिवेश में ज्ञान इस तरह का रहता ही नहीं, गाइडेंस नहीं मिला शुरुआती, इस कारण से जल्दी रोजगार मिल सकने की जो संभावनाएं होती जानकारी के द्वारा वो सब नहीं हुई। तो ऐसा बता के आप 3-4 फैक्टर से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कुछ और सवाल जो वीरेंद्र कुमार ने पूछे हैं उनमें जैसे मेरी कोई हॉबी नहीं तो क्या जवाब दूं। देखिए हॉबी का सिविल सेवा से क्या संबंध है पहले तो समझ लीजिए। माना जाता है कि एक सिविल सेवा के लिए वो व्यक्ति ज्यादा उपयुक्त होगा जिसका व्यक्तित्व डायनेमिक हो और उसके व्यक्तित्व में अलग अलग कई महत्वपूर्ण आयाम शामिल हों। जैसे मान लीजिए एक बात है, आपने सुना होगा टीम स्पिरिट, टीम भावना। जब आप कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल में आप हारते हैं, जीतते हैं। खेल में कई बार खुद क्रेडिट लेने के बजाय दूसरे को क्रेडिट देते हैं। जैसे फुटबॉल में एक मिडफील्डर फॉरवर्ड को पास देता है, गोल फॉरवर्ड के खाते में जाता है, रोनाल्डो, मेसी इनके खाते में जाता है। लेकिन रोनाल्डो और मेसी केवल गोल मारने वाले लोग हैं। मिडफील्डर मूव बनाता है और पासिंग के जरिए फॉरवर्ड तक गेंद पहुंचाई जाती है। फुटबॉल में क्या 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन आप पाएंगे 2-3 खिलाड़ियों का बहुत नाम होता है। बेसिकली स्ट्राइकर्स जो है
फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलने वाले लोग, उनका नाम होता है, क्योंकि अंततः वो कन्वर्जन करते हैं गोल में। अब जरा मिडफील्डर सोच ले कि यार इसका इतना नाम है, सारा मूव मैं बनाता हूं, नाम इसका होता है, लाइमलाइट में ही रहता है, क्या खेल हो सकता है? क्या फुटबॉल खेला जा सकता है? ठीक वैसे जब आप प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासन में आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप डिप्टी एसपी बनेंगे तो आपके साथ जो 400-500 पुलिस वालों का आपकी तहसील में अमला है, उसके साथ ही आप कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, अपराधियों की धरपकड़ करेंगे। अगर आप एसडीएम बनेंगे तो भी पूरे तहसील के सारे विभागों को साथ लेकर चलने पर ही आप अच्छा काम कर सकेंगे। कई बार क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी हॉबी हो खेल खेलना, और आप लिखे अपने डैफ में, फॉर्म में, हालांकि यहां तो फॉर्म में लिखा नहीं जाता, लेकिन मान लीजिए क्या इसका इंटरव्यू दे रहे होते और आपने वहां खेल कोई हॉबी अपनी बताई होती, पीछे से पूछने पर बताते हैं आप, तो उसे क्या पता चलता? उसे पता चलता जब आप इतने लंबे समय तक खेल खेल रहे होंगे तो आप में एक खेल भावना, टीम स्पिरिट, ये सब विद्यमान होगी। आप हारने पर भी समान भाव से उसको स्वीकार करते होंगे, क्योंकि आप किसी भी खेल में हमेशा जीत तो नहीं सकते। तो लंबे समय तक जो लोग खेल खेलते हैं उनके व्यक्तित्व में कुछ गुण जरूरी या अनिवार्य तौर पर शामिल हो चुके होते हैं। हारने पर विचलित ना होना, हार को ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ स्वीकार करने की क्षमता, टीम भावना, खेल भावना, दूसरों को क्रेडिट देने की स्पिरिट। तो आपने केवल हॉबी नहीं बताई, उस हॉबी के साथ साथ आपने सूचित कर दिया कि अगर मेरी ये हॉबी है और मैं इस खेल को लंबे समय से खेल रहा हूं, तो आपने सूचित कर दिया कि आपके व्यक्तित्व में अमुक अमुक गुणों के पाए जाने की संभावना ज्यादा है। ऐसे मान लीजिए आपने अपनी हॉबी बनाई संगीत, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। अब क्लासिकल म्यूजिक कौन सुन सकता है, जरा सोचिए। वो आदमी जिसमें ठहराव हो, धैर्य हो, पेशेंस हो, या जो उग्र हो, असंयमी हो, कौन सुन सकता है? क्लासिकल म्यूजिक में उसकी एक एक बात को समझने के लिए पहले आपको उसके सारे नियम को जानना होता है। क्लासिकल को हिंदी में शास्त्रीय कहते हैं। शास्त्रीय का मतलब होता है नियमबद्ध, जिसका कुछ नियम, जैसे भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका तो भरतनाट्यम नाचने का कुछ नियम होगा। तो नागिन डांस की तरह नहीं नाच सकते आप कि जैसे मन हुआ वैसे रुमाल निकाली जेब से और नागिन बन गए, नाग बन गए और नाचना शुरू कर दिया। भरतनाट्यम नृत्य करने के लिए आपको नियमों को जानना जरूरी है। वैसे भरतनाट्यम को देखने के लिए भी आपको नियमों का पता होना चाहिए, जिस नियम से भरतनाट्यम नाचने वाला नाच रहा है। अब आपके पास अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप इन नियमों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। इसका ज्यादातर जो लोग क्लासिकल म्यूजिक के मुरीद होंगे उनमें कम से कम धैर्य नाम का गुण तो जरूर होगा, संयम होगा, संवेगात्मक पक्ष भी उनका मजबूत होगा। तो अगर किसी ने अपनी हॉबी बताई शास्त्रीय संगीत, तो संभावना क्या बढ़ गई कि आप भी धैर्यवान होगा। आदमी में डिटेलिंग को समझने की क्षमता होगी, बारीकी को समझने की क्षमता होगी। उस नृत्य में आप एक एक स्टेप की करेक्टनेस को आंकते हैं। संभावना होगी कि आप परफेक्शनिस्ट होंगे, पूर्णतावादी होंगे, किसी काम को अधूरा, गलत तरीके से, अधकचरा इस तरीके से नहीं करेंगे। तो हर एक हॉबी असल में आपके व्यक्तित्व के मल्टी डिमेंशनल होने की सूचना है। प्राय माना जाता है कि यह हमारे 3-4 व्यक्तित्व के पक्ष होते हैं। एक हमारे व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है, एक हमारे व्यक्तित्व का बहुत बौद्धिक पक्ष है, एक हमारे व्यक्तित्व का संवेगात्मक पक्ष है। ऐसे कई पक्ष हैं। संगीत में अगर आपकी रुचि है तो आप संवेगात्मक पक्ष मजबूत होगा, आपका इस बात की सूचना मिल जाएगी। अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन होंगे, कुछ खेलते होंगे, सुडोकू या कुछ और बताएंगे, इसका बौद्धिक पक्ष, आपका आईक्यू वाला पक्ष मजबूत है, विश्लेषण एनालिसिस की क्षमता आपकी मजबूत होगी।
ऐसे ही आप कुछ और बताएंगे, उससे हो सकता है सत्यनिष्ठा, नैतिकता, जैसे खेल में सत्यनिष्ठा जरूरी होगी, चीटिंग करके आप खेल नहीं खेल सकते, उसे नैतिक पक्ष की सूचना मिल गई। तो जितनी हॉबीज आप बनाते हैं, उन हॉबीज से अगर ये पता चल जाए कि आप बौद्धिक इंसान, इसकी संभावना ज्यादा है, नैतिक है, आप संभावना ज्यादा है, संवेगात्मक भावनात्मक इंसान, इसकी संभावना ज्यादा है, तो फिर एक आदर्श प्रशासक कौन होता है? जिसमें करुणा हो, संवेग हो, बौद्धिकता हो, सत्यनिष्ठा हो, संयम हो, तो सब हॉबी से याद हो गया आप। तब आप एक आदर्श व्यक्तित्व के नाते इस सेवा के दावेदार बनते हैं। हॉबी का कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब आप किसी और तरीके से इंटरव्यूअर पता कर ले आपके बारे में क्या आपके व्यक्तित्व में सब गुण होंगे तो ठीक बात, अदरवाइज कम से कम किसी हॉबी या किसी अन्य माध्यम से उसके पता करने की संभावना खत्म हो गई। इसलिए सिविल सेवा में हॉबीज का महत्व है। दूसरा, जबकि हॉबी होती है, इसका मतलब आप जब स्ट्रेस में होंगे तो उस हॉबी से क्या करेंगे? आप स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। राजदीप सरदेसाई एक पत्रकार है, एक बार उनका शो देख रहा था, उन्होंने कहा जब मुझे बहुत स्ट्रेस होता है मैं सचिन तेंदुलकर का पुराना मैच देख लेता हूं, और बैटिंग करते हुए सचिन तेंदुलकर को देखता हूं तो मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। आप जब प्रशासक के तौर पर काम करेंगे तो बहुत तनाव आएंगे जीवन में, तनावपूर्ण दशाएं आएंगी। आपकी कोई हॉबी नहीं तो इसका मतलब आपके उस तनाव को बाहर निकालने का कोई जरिया नहीं। लेकिन अगर आपकी हॉबी संगीत में है तो आप संगीत सुन लेंगे, तनाव कम हो जाएगा, लाइट हो जाएगी, आप खेल लेंगे। एक बढ़िया बैडमिंटन का पूरा मैच, इधर पसीना बहा, उधर तनाव बहुत कम हो, तो जरिए हैं, इसलिए हॉबीज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर आपकी हॉबी है कुछ तो आपकी दावेदारी प्रायः मजबूत होगी। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपकी हॉबी क्यों नहीं है। उसके जस्टिफिकेशन के भी कुछ तर्क आप सुन लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि सर जिन चीजों में प्रायः हॉबीज लोगों की बनती हैं, जैसे खेल कूद, संगीत, सिनेमा, नृत्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार से हैं, इन राज्यों में जहां पितृसत्ता रही है वहां पुरुषों के लिए प्रायः नाचना, गाना ये स्त्रियोचित कार्य माने जाने के कारण उचित नहीं माना जाता। अब किसी हॉबी को बनने में शुरुआती वर्षों में हमारे समाज का योगदान होता है, और समाज नृत्य को, संगीत को, गायन को पुरुषों के लिए उचित मानता नहीं। परिणाम क्या हो? परिणाम अपने शुरुआती फॉर्मेटिव ईयर्स में सामाजिक पारिवारिक परिवेश ना होने के कारण इस तरह की हॉबीज विकसित नहीं हो सकी। आप देखिए यूनिवर्सिटी में ही, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई लड़का नाचता वस्ता हो तो जो एक मर्दों का ग्रुप होगा यूनिवर्सिटी में, उसको बहुत सम्मान नहीं देंगे, अरे कहेंगे वो तो स्त्रियों की तरह है, उसके लिए स्लैंग इस्तेमाल करेंगे। और वहीं इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता होगा, देसी पिस्तौल तमंचा लेके घूमेगा, कट्टा लेके घूमेगा, उसका खासा सम्मान होगा, उसके इर्द गिर्द छात्रों की भीड़ होगी, क्योंकि मर्दानगी को समाज में खासा सम्मान हासिल है। तो आप इनसे पाएंगे कि सामाजिक परिवेश इस तरह की हॉबीज डेवलप नहीं होने देता जो संवेगात्मक है, क्योंकि संवेग और भावना प्राय स्त्रियों का गुण माना जाता है। इससे आप जस्टिफाई कर पाएंगे सर इस तरह की हॉबी का रास्ता बंद हो गया। फिर आप कहेंगे सर जहां तक खेल कूद का सवाल है, एक कहावत हमारे समाज में थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खेल कूद के लिए पिटे ही हैं अक्सर,
कभी ज्यादा पढ़ लिया 8 घंटा तो तारीफ हुई, पीटे नहीं कभी, कितना आप क्यों पढ़ते हो। लेकिन कभी अगर 8 घंटा खेल लिया होगा छुट्टी के दिन भी तो घर लौटने पीटे होंगे कि आवारा हो गया, दिन भर खेलता रहता है। तो खेलकूद जैसी हॉबी बनने में भी समाज सहयोग नहीं करता, इसलिए तो भारत में ओलंपिक में गोल्ड मेडल हम नहीं पाते, क्योंकि हमने खेलकूद का कल्चर ही विकसित नहीं होने दिया, खेलकूद को खराब माना। 125 करोड़ 130 करोड़ का देश एक गोल्ड मेडल के लिए तरस जाता है, और वहीं 2 करोड़ वाला ऑस्ट्रेलिया अकेले तैराकी में 7-8 गोल्ड मेडल झटक ले जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्टिंग कल्चर है। ऑस्ट्रेलिया में कोई ये नहीं पूछता आपसे कि आप क्या पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछा जाता है आप क्या खेलते हैं। भारत में आपसे पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या क्या कर रहे हैं आप, तो आप कहते हैं कबड्डी खेलते हैं, आप कहते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो आदमी मानेगा ही नहीं कि क्या काम है, कहेगा अच्छा वो तो खेलते हो, उसके अलावा क्या करते हो। तो इस परिवेश के सहयोग ना मिलने के कारण आप कहेंगे सर हॉबी में भावनात्मक हॉबीज प्राय इसलिए विकसित नहीं हो पाती कि समाज प्रतिशतात्मक रहा, और खेलों कूदों इसलिए हॉबी विकसित नहीं हो पाती क्योंकि लोग प्राय माता पिता परिजन ये मानते हैं कि खेल कूद कैरियर निर्माण में बाधा है। फिर कहेंगे सर अब जब हमारे पास अपनी समझ बनी, जब वहां से बाहर निकले, समाज से, परिवेश से, माता पिता के नियंत्रण से बाहर आए, यूनिवर्सिटी पढ़ने पहुंचे, जब हमारे पास हॉबी बनाने का स्कोप था, तो 3 साल बाद बीए के बाद जब समझ में आया कि हमारी कुछ हॉबी होनी चाहिए, तब पाया कंपटीशन सर पर खड़ा है। ग्रामीण परिवेश से आए हैं, माता पिता कह रहे हैं 2 ही साल पैसा और देंगे, स्त्री है तो 28 साल में ब्याह हो जाएगा, 30 साल में कम समय है। तो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, कृषक परिवार, छोटे व्यवसायी, इन सब परिवारों से आने के कारण नौकरी पाने का दबाव बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वो अतिरिक्त समय जो हॉबी में लगाना चाहिए उसको भी एक एस्पिरेंट पढ़ाई में लगा देता है। और कई बार तो ना उसके मन में अपराध बोध होता है, जैसे वो सिनेमा देखने लगे अगर रोज 1-2, तो अपराध बोध पैदा हो जाता है, क्या रोज सिनेमा देख रहा हूं, पढ़ कम रहा। तो जिन बातों को व्यक्तित्व निर्माण की दशाएं माना जाता है, सिनेमा देखना, संगीत सीखना, खेलना कूदना, प्राय विद्यार्थी उसके दिमाग में एटीट्यूड बिल्ड हो चुका होता है कि ये सब ठीक नहीं, और इसके कारण वो आत्मग्लानि का शिकार होता है अगर सिनेमा ज्यादा देखे, खेलने कूदने में समय लगाए। इस कारण आप कहेंगे सर कि नौकरी का दबाव, परिवार में छोटे भाई बहन हैं, पूरा परिवार आपकी तरफ देख रहा है, इन कारणों से प्राय समझ पैदा होने के बाद भी हम हॉबी इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जो आर्थिक जरूरतें हमारी पैदा हो जाती हैं उनको पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होती है। इस कारण हॉबी बनाना मुश्किल होता है। इससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपकी हॉबी क्यों नहीं। मैंने बताया हॉबी होनी चाहिए, नहीं है और आपको मौका मिल जाए तो आप इस तरह के उत्तर से उसको जस्टिफाई कर सकते। ध्यान रखिएगा उत्तर नहीं होगा जितना लंबा मैंने समझाया, इतना भाषण आप वहां नहीं दे पाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा कि उत्तर दिया कैसे जाता है, इस कॉन्सेप्ट को उत्तर में कैसे बदलेंगे ये आपकी कला होनी चाहिए। अगले 5-7 दिन में से उत्तर निकाल लीजिए, बना दीजिए। अब एक सवाल इन्होंने पूछा है वीरेंद्र कुमार जी ने, इनके फॉर्म से 2 सवाल बचे ही। क्या आप रिश्वत लेंगे और आप पीएचडी कर रहे हैं तो एकेडमिक में जाइए, प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है, क्या आप रिश्वत लेंगे अगर इस सवाल को हल करना हो? देखिए 2 तरह के इसके जवाब हो सकते हैं। एक जवाब ये हो सकता है कि मैं सीधे सीधे कह दूं मैं रिश्वत नहीं लूंगा। उसके बाद इंटरव्यूअर पूछे कि तुम्हारी तरह सब कहते हैं लेकिन जब सेलेक्ट हो जाते हैं सब भूल जाते हैं, क्या गारंटी तुम नहीं लोगे? आपको कुछ बताना पड़ेगा, क्या गारंटी देंगे आप, भविष्य की क्या गारंटी आप दे सकते हैं? तब प्राय आप इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन का कोई बहुत तर्कसंगत समाधान नहीं सुझा पाएंगे। केवल अगर आप ये कहते हैं मैं नहीं लूंगा,
लेकिन अगर आप उसका एक आधार जानते हैं और उस आधार के साथ इसका उत्तर दें तो एग्जामिनर वस्तुनिष्ठ तरीके से कन्विंस होंगे कि इसको जो कह रहा है ये कि रिश्वत नहीं लेंगे, इसमें संभावना ज्यादा है कि वाकई नहीं लेगा। कैसे? वो उत्तर मैं आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि अपने हाथ की 5 उंगलियां कटा लो और 2 लाख रुपया ले लो, कटवाएंगे? कहते हैं कान कटवा दो दोनों, 5 लाख देंगे, कटवाएंगे आप? नाक कहते कटवा लो, 7 लाख रुपया देंगे। भले नौकरी ना हो, लेकिन अपना नाक, कान, हाथ की उंगली आप कटवाएंगे नहीं, क्योंकि आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि हम प्राकृतिक रूप से शरीर को इनहेरिट करते हैं, प्रकृति से हमारे पास, नेचर से हमारे पास शरीर है। इस शरीर को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेवारी है। इसमें एक उंगली भी कम हो जाती तो आप उसको डिफॉर्मिटी मानते हैं, असंगति, विसंगति मानते हैं। मानते हैं कि एक स्वस्थ आदमी में, सामान्य आदमी में उसके शरीर के सारे अंग होने चाहिए, उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। यहां तक कि आप पाएंगे कि जिन लोगों के किसी प्राकृतिक कारण से भी किसी अंग का उनके अभाव रहा है, समाज में उनके लिए बड़ा अपमानजनक शब्द बनाएगा। कहा लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, कैसे शब्द है? अपमानजनक है। इसका मतलब है कि अपने किसी एक अंग को भी लूज नहीं करना चाहते। कोई घूस देगा कि अपना एक अंग छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, एक बायां दायां, और ले लो हमसे 2 लाख रुपया, नहीं मानेंगे आप। बहुत गरीबी हो, एक्सट्रीम पॉवर्टी हो सकता है, उसमें आप समझौता कर लें, अदरवाइज नहीं मानेंगे। आपको 60-70-80 हजार रुपया सैलरी मिल रही हो और तब आपसे कोई कह दे कि हाथ छोड़ दो, उंगली 4 कटवा लो, आप नहीं मानेंगे। ठीक वैसे जैसे आपकी समझ है कि आपका स्वस्थ शरीर, उसमें 10 उंगलियां हाथ की होंगी, 10 पैर की होंगी, पैर होगा, हाथ होगा, नाक, कान, आंख होगी, और आप इससे समझौता नहीं करते जो शरीर आपको मिला है। उसी तरीके से प्रकृति ने आपको जब पैदा किया तो आपके अंदर जब मानव बनाया आपको, तो आपने सुना होगा, हम कहते हैं मानव एक बौद्धिक प्राणी है, मानव एक संवेगात्मक प्राणी है, मानव एक भावनात्मक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक नैतिक प्राणी है। ऐसा सुना है, विवेकशील प्राणी है। तो जैसे आपके हाथ, पैर, आंख, कान, नाक अंग हैं जो बाहर दिखते हैं, वैसे संवेग, भावना, बौद्धिकता, सामाजिकता, नैतिकता, ये सब भी आपके आंतरिक अंग हैं। जैसे अपने बाहरी अंग को लूज नहीं करना चाहेंगे, रिश्वत लेके कटवाना नहीं चाहेंगे, 70,000 रुपया मिल रहा हो तो, सैलरी के तौर पर मिल रहा हो, एक्सट्रीम गरीबी है नहीं, कटवाना चाहिए, नहीं कटवाना चाहिए। ठीक वैसे ही जब आपको समझ पैदा हो जाए कि प्रकृति ने हमको जो संवेग दिया है, जो भावना दी है, जिसके कारण हम इंसान हैं, हम कसाई नहीं, भावना ना होती तो हम कसाई होते। यहाँ कसाई से आशय व्यवसाय से नहीं, उस लाक्षणिक अर्थ में संवेदहीन आदमी। तो फिर अगर आप इस बात को समझते हैं कि संवेदहीन आदमी तो आदमी रह ही नहीं जाएगा, पशु बन जाएगा, तब आप अपने संवेग को भी उसी तरीके से नहीं खोना चाहेंगे जिस तरीके से हाथ की उंगली को नहीं खोना चाहते। अपनी बौद्धिकता को भी आप नहीं खोना चाहेंगे जिस तरीके से अपनी आंख को नहीं खोना चाहते। अपनी नैतिकता और विवेकशीलता को भी नहीं खोना चाहेंगे जिस तरह से अपने कान को नहीं खोना चाहते। अब जरा बताइए, आप रिश्वत लेने लगेंगे तो आप संवेगात्मक अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे? जब आप किसी से रिश्वत लेंगे गरीब आदमी से, और उस गरीब आदमी के गरीबी के बावजूद आपके मन में कोई करुणा पैदा नहीं होगी, दया नहीं आएगी उसकी हालत देख के, तो धीरे धीरे ऐसे रिश्वत लेते लेते क्या होगा? आप संवेग, करुणा, दया, इन सब गुणों से वंचित हो जाएंगे, और आपका भावनात्मक पक्ष जो मानव का था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे आपकी नाक कट जाती, कान कट जाता, वैसे भावनात्मक पक्ष आपके अंदर से कट गया। इससे क्या हुआ? आपका हाथ कटने से आपका फायदा होता है, नुकसान?
नुकसान। वैसे भावनात्मक पक्ष अगर आपका निकल गया तो आपका नुकसान हुआ। अगर आप इंटरव्यूअर को समझा दें कि सर मैं इंसान के तौर पर जिन चीजों के साथ पैदा हुआ हूं उनको बचाना मेरी जिम्मेवारी है। जब मैं रिश्वत लेता हूं तो न मैं बौद्धिकता को बचा पाऊंगा, क्योंकि रिश्वत लेने के पक्ष में तर्क नहीं है। रिश्वत लेने पर मैं भावना को नहीं बचा पाऊंगा, रिश्वत लेने पर मैं नैतिकता को नहीं बचा पाऊंगा। जब सब खत्म ही हो जाएगा तो कहते क्या थे, मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, बौद्धिक आप रहे नहीं, मनुष्य नहीं रह गए। मनुष्य भावनात्मक प्राणी, भावनात्मक आप रहे नहीं, मनुष्य नहीं रह गए। मनुष्य विवेकशील प्राणी, आप विवेकशील रहे नहीं, मनुष्य नहीं रह गए। तो अब मनुष्य बचे कहां? तो आप कहेंगे सर रिश्वत लेने का मतलब है अपने मानव होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, इसलिए मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अब ये जवाब अगर आप दे सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, इसमें हमारा नुकसान है। फिर लोग रिश्वत क्यों लेते हैं? इसीलिए जिसलिए लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। क्योंकि गुटखा, शराब, सिगरेट पीने से, गुटखा खाने, शराब पीने, सिगरेट पीने से तात्कालिक आनंद मिलता है। दीर्घ काल में गुटखा खाने वाले को माउथ कैंसर हो सकता है। शराब पीने वाले का लिवर और किडनी खराब हो सकता है, फिर भी लोग शराब पीते हैं क्योंकि आनंद मिलता है। वैसे ही रिश्वत लेने से कई बार तात्कालिक आनंद मिलने के कारण लोग अपने दीर्घकालिक लाभों को छोड़ देते हैं, नहीं समझ पाते। जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, वो इसलिए नहीं पीता, इनको वो जानता है कि इनको पिए तो आनंद मिलेगा, फिर भी नहीं पीता क्योंकि अपने दीर्घकालिक सुख की चिंता करता है। वैसे एक समझदार व्यक्ति के तौर पर जब मैं अपने दीर्घकालिक सुखों से परिचित होता हूं तो मैं रिश्वत भी नहीं लूंगा। ये तर्क अगर आप प्रस्तुत कर सकेंगे तो आप समझा सकेंगे मुझे रिश्वत नहीं लेना है, इस बात को मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूं। अब अगला सवाल है, आप पीएचडी कर रहे हैं। देखिए जितने भी उत्तर मैं आपको बता रहा हूं उसमें उत्तर नहीं बता रहा हूं, आधार सिखा रहा हूं, अप्रोच सिखा रहा हूं। उत्तर आप बनाइए। अब जो ये जवाब था कि आप रिश्वत क्यों नहीं लेंगे या आप रिश्वत लेंगे क्या भविष्य में, इसके कई जवाब हो सकते हैं। मैंने आपको एक जवाब सिखाया है, अप्रोच बताया कि आप इस तरीके से बता सकते हैं उत्तर को। पीएचडी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में जाइए। इस सवाल का जवाब भी आपको इस तरीके से देना चाहिए कि सर जब हम सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो एक अच्छा प्रशासक जिन गुणों से युक्त होना चाहिए उनमें नैतिक गुण, बौद्धिकता, ज्ञान सब शामिल होता है। जैसे जैसे मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करता हूं वैसे वैसे मेरा ज्ञान, मेरे विश्लेषण की क्षमता, मेरे निर्णय की क्षमता, दुविधाओं के समाधान करने की मेरी क्षमता, ज्ञान बढ़ने के कारण बढ़ जाती है। इसलिए उच्च शिक्षा और सिविल सेवा इनमें परस्पर विरोधाभास नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ज्यादा विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता से युक्त होगा, उसकी समझ का दायरा ज्यादा बड़ा होगा, एक विषय को बहुत गहराई से पढ़ने के कारण उसमें गहराई से चिंतन करने की क्षमता पैदा हुई होगी, उससे उसके निर्णयों में ज्यादा संतुलन होगा, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए अगर हमको सिविल सेवा में जाना हो और हम कंपटीशन देना शुरू कर भी चुके हो तब भी हमको उच्च शिक्षा जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे जब भी हम सिविल सेवा में जाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर प्रशासक बन सकेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सर उच्च शिक्षा केवल एकेडमिक्स में ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा एक बेहतर प्रशासक बनाने के लिए भी। दूसरी बात, आप कहें सर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा संभावना मूलक है, उसमें गारंटी नहीं है। मैं किसी कंपटीशन में शामिल हो रहा हूं, मुझसे ज्यादा क्षमतावान लोग भी हो सकते हैं,
और हो सकता है अपना बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद मैं कंपटीशन क्रैक ना कर पाऊं। जैसे जो 100 मीटर की दौड़ में ओलंपिक में दौड़ने वाले धावक है, सब लगातार बराबर प्रैक्टिस करीब करते हैं, लेकिन उतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उसेन बोल्ट को नहीं हरा पाए। कल एक चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर ने संन्यास लिया, सुपर डैन, उसको लोग नहीं हरा पाते थे बहुत प्रैक्टिस करने के बावजूद, जिससे उसका नाम ही सुपर डैन पड़ गया। तो ऐसे में किसी कंपटीशन में आप अपना बेस्ट एफर्ट करें, हो सकता है तब भी आप किसी ज्यादा बेहतर व्यक्ति से पिछड़ जाएं। तुमको क्या करना चाहिए? तुमको कैरियर ऑप्शन बनाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर उच्च शिक्षा भी एक कैरियर है, सिविल सेवा भी एक कैरियर है, और अगर मैं किसी सिविल सेवा की तैयारी के एस्पिरेंट के तौर पर मैं तैयारी कर रहा हूं और मेरी किसी पढ़ाई से सिविल सेवा में भी मदद मिलती हो, साथ में अन्य कैरियर विकल्प भी बनते हो, तो फिर उन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। तो मैं उच्च शिक्षा में इसलिए हूं क्योंकि एक मुझे और विकल्प मुहैया कराती है, यद्यपि मेरी पहली प्राथमिकता सदैव सिविल सेवा ही होगी। अगर पूछ लें आपसे किसका मतलब आप सिविल सेवा को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, शिक्षा में क्यों नहीं जा रहे? सब पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए लोग सिविल सेवा में ही आ जाएंगे। आप विशेषज्ञ हैं विषय के, तब इसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, आप इसका जवाब दे सकते हैं एक उपयोगितावादी तर्क से। आप कैसे किसी भी व्यक्ति को जब वो कोई कार्य करता हो, अगर उसकी मर्जी से काम हो रहा हो, तो दो कारणों से करता है, एक स्वयं के लिए लाभ, एक अन्य के लिए लाभ। मैं सिविल सेवक बनूं या शिक्षक बनूं, दोनों में मुझे स्वयं के लिए लाभ मिलेगा, मुझे नौकरी में तनख्वाह मिलेगी। शिक्षक बनने पर तनख्वाह थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन सिविल सेवक बनने पर तनख्वाह उससे थोड़ी कम होगी, तो साथ में सुविधाएं ज्यादा होगी, गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा। तो इस लिहाज से दोनों करीब करीब अपने लिए लाभ के संदर्भ में बराबर है। अब अन्य के लिए लाभ जब हम देखते हैं, तो शिक्षक विद्यार्थियों का भला करता है। इतिहास का शिक्षक है, दर्शन शास्त्र का शिक्षक है, समाज शास्त्र का शिक्षक है, एक वर्ग को पढ़ाता है। लेकिन एक सिविल सेवक अगर डिप्टी कलेक्टर है एक तहसील में, वो महिलाओं के लिए भी काम करेगा, अल्पसंख्यकों के लिए भी काम करेगा, दलितों के लिए भी काम करेगा, सामान्य वर्ग के लिए भी काम करेगा, बच्चों के लिए भी काम करेगा, बहुत सारे वर्गों के लिए काम करता है। तो इसका मतलब है कि महत्तम लोगों के महत्तम लाभ के तर्क को अगर हम देखें, तो अन्य लोगों के लिए काम करने की जो संभावना है, उसमें सिविल सेवक के काम का दायरा बड़ा है। ये मत कहिएगा शिक्षक से ज्यादा, शिक्षक कुछ मत लगाइएगा, कहिएगा सिविल सेवक के काम का दायरा बड़ा है। वो विकास भी करता है, लॉ एंड ऑर्डर भी संभालता है, शिक्षा में भी इंटरवेंशन कर सकता है, शिक्षक गुणवत्ता के लिए भी काम कर सकता है। प्रमोट होकर एक दिन डीएम बनेगा, जिले की शिक्षा व्यवस्था देखेगा, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, प्राइमरी स्कूल में, इंटर कॉलेज में कुछ ना कुछ वो दखल रखता है। तो इस लिहाज से सर, जब मुझे किसी ऐसे काम को चुनने का मौका आता है जिसमें अपने लिए काम करने या अपने लिए लाभ जुटाने की क्षमता दोनों नौकरियों में समान हो, लेकिन अन्य के लिए लाभ देने की संभावना एक नौकरी में ज्यादा हो, तो फिर मुझे वही नौकरी ज्यादा पसंद आती है, तरजीह मिलती है उसको। सिविल सेवा को मैं इस लिहाज से उच्च शिक्षा में जाने के बजाय चुनना चाहूंगा, क्योंकि इसमें महत्तम वर्गों का महत्तम लाभ शामिल है। दूसरा जवाब इसका आप ये भी दे सकते हैं, सर ये नौकरी डायनेमिक है, भूमिकाएं बदलती रहती हैं इसमें। आज मैं एसडीएम हूं, कल एडीएम फिनांस बनूंगा, परसों डीएम बनूंगा, फिर सीडीओ बनूंगा, फिर किसी विभाग का सचिव बनूंगा। कभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जा सकता हूं, कभी उच्च शिक्षा में कहीं जा सकता हूं, कभी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जा सकता हूं, कभी कृषि में जा सकता हूं। तो एक व्यक्ति के तौर पर
जिस दिन मैं अपने कैरियर को खत्म करूंगा, शिक्षक बनूंगा, तो एक फील्ड में मेरा ज्ञान बढ़ेगा। सिविल सेवक बनूंगा तो हर फील्ड का कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आऊंगा। इस डायनेमिज्म के कारण भी सिविल सेवा मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये बहुआयामी है। सामाजिक स्वीकार्यता का ध्यान भी रखें कि सर प्राय हम वो बनना चाहते हैं जिसकी समाज में स्वीकार्यता ज्यादा होती है, क्योंकि समाज में स्वीकार्यता उसी चीज की ज्यादा होती है जिससे समाज को ज्यादा लाभ मिल रहा होता है। समाज बदले में उस काम को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देता है। सिविल सेवाओं की स्वीकार्यता समाज में सबसे ज्यादा है, उनकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा है। तो समाज के सदस्य होने के नाते वही मनोविज्ञान मेरा भी है, उसी प्रकार का प्रभाव मेरे ऊपर है। इसलिए मैं जो कुछ हूं उसका 25 से 30% हिस्सा मेरे निर्णय का समाज से आता है। और समाज में चूंकि चयन के मामले में सिविल सेवा को वरीयता मिली हुई है, तो वो सामाजिक मान्यता वाला पक्ष मेरे निर्णय को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब अगर मुझे मेरे पास दोनों विकल्प हों, सिविल सेवक बनने का और शिक्षक बनने का, तो मैं सिविल सेवा का चयन करता हूं। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये नहीं कि किसी को शिक्षक का चयन नहीं करना चाहिए। कोई विशेषज्ञता करना चाहता हो, एक ही फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता हो, ज्ञान की गहराई में जाना चाहता हो, शोध करना चाहता हो, नए सिद्धांत ढूंढना चाहता हो, ये काम कई बार प्रशासक से भी बड़ा है। एक पॉलिटिकल थ्योरी कोई ढूंढ दे तो 50 प्रशासक मिलकर भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा किसी का सर अगर टेम्परामेंट हो, एप्टीट्यूड हो, तो उसको सिविल सेवा के बजाय शिक्षण में जाना चाहिए। मैं अपने एप्टीट्यूड के कारण, मेरा एप्टीट्यूड उस किस्म का उतनी गहराई के साथ काम करने वाला नहीं, बल्कि डायनेमिज्म वाला, इसलिए मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूं। तो इस तरीके से आप कह सकेंगे कि आप उच्च शिक्षा के बजाय इसमें क्यों जाना चाहते हैं, इसका उत्तर आप दे सकेंगे। कभी भी किन्हीं दो नौकरियों को कंपेयर करना पड़े तो पहले वाली नौकरी को जिसको आप छोड़ रहे हैं उसको कमजोर मत बताइएगा। एप्टीट्यूड की बात कीजिएगा कि आप सही आदमी उस जगह के लिए नहीं है। अगर कुछ गुण हो आपके अंदर, डायनेमिज्म हो, पर्सनालिटी आपकी मल्टीडिमेंशनल हो, उससे दिखा कह दीजिए कि मैं इस तरह के काम में ज्यादा संतुष्ट महसूस करता हूं, इसलिए मैं इसको चुनूंगा। सामाजिक मान्यता वाला एक पक्ष मैंने बताया, उसको बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा। एक तर्क के तौर पर, माइल्ड तर्क, मॉडरेट तर्क के तौर पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उपयोगितावादी जो तर्क बताया, लाभ का तर्क बताया, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के विकास की बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के तौर पर मैं अपने व्यक्तित्व का विकास चाहता हूं, और वो तभी विकसित होगा जब मुझे अलग अलग तरीके की सारी भूमिकाएं करने का अपने जीवन में अवसर मिले। सिविल सेवा ऐसा अवसर प्रदान करती है, इसलिए मैं उसका चयन करता हूं। इस तरीके से आप इस सवाल को भी हल कर सकेंगे। तो जो एक सेशन हुआ, इसमें हमने एक फॉर्म में पूछे गए कुछ सवाल आपके लिए उनका अप्रोच बताया। स्टैटिक सवालों को आपको इसी तरह के मिलते जुलते अप्रोच से हल करना चाहिए। दूसरे सेशन में दूसरे फॉर्म के साथ और नए सवालों के साथ आपके साथ फिर से मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।